हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अन्य फैक्ट के बारे में, जो अन्य तथ्य हैं, अदर फैक्ट। और हमने इसकी एक वीडियो बना रखी है पहले की, उसे आप जाके ज़रूर देखें। जो इसके आगे जितने सवाल थे हमने सभी सवालों को कवर किया है। यानी हमने झीलें तक हमने पढ़ चुका है। कहाँ तक? झीलें जितनी हमारी लैक थी भारतीय, हमने उन सबको देख लिया है। और जो टॉपिक है वो मानसून एवं वर्षा। क्या है? मानसून एवं वर्षा। हम इसको देखेंगे। भारत में जो मानसून की उत्पत्ति करने वाली जो पवन होती है, उससे वह कहाँ शुरू होती है? ध्यान दीजिएगा। भारत में मानसून जो उत्पत्ति करने वाली जो पवन होती है, हवा, वह दक्षिण पश्चिमी पवन से आती है। कहाँ से? दक्षिणी पश्चिमी पवन से वो शुरू होती है। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व या प्रभाव जो पड़ता है, वो कहाँ से पड़ता है? तो वो पड़ता है मानसून के दौरान उस पर प्रभाव पड़ता है। भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है, वह कौन सा राज्य है? तो ध्यान दीजिएगा। यदि बात करें भारत में, तो भारत में सबसे पहले जो मानसून होता है वह पहुंचता है केरल के राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। ठीक है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? तो वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में जो नमी होती है उस पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। यदि दक्षिण और पश्चिम की जो हवा आती है, दक्षिण पश्चिमी हवा, देखिए, दक्षिणी पश्चिमी यदि हवा की बात करें, ये इस वाली हवा को, किसकी? ये दक्षिणी और पश्चिमी की बात करें तो ये हवा सबसे कम वर्षा करती है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थित है, वह खेती अभीष्ट होगी। तो वो किस खेती होगी? ध्यान दीजिएगा। यदि बात करें ढलान खेती की, तो ढलान खेती में सबसे अच्छी फसल होती है चाय की। किसकी होती है? चाय की। ठीक है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर क्या चाहिए? वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे भी अधिक 200 प्लस सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो खेती बनती है, यह खेती पहाड़ी पे होती है और ढलान में होती है, कि किसी मतलब कि पानी न ज़्यादा रुके, पानी नीचे नीचे से ढक के चला जाए। ठीक है। देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी और पूर्वी, ध्यान दीजिएगा। यह आपका हो गया मैप। ठीक है। अब बात करें उत्तर और पूर्व। यहाँ पे उत्तर से पूर्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा अधिक राज्य जो प्राप्त करता है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु। ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है वो कौन सा है? तो यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन अब तो यह आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आगे देखते हैं। भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीलीटर वर्षा होती है, तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। और इसका कारण है क्या? देखिए, उसका कारण क्या है कि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़ी ही महीनों में तेज़ी से होना, ये जितने होते हैं ये सब वर्षा अधिक वाले क्षेत्र होते हैं। और यही जो यहाँ की जो भूमि होती है वो प्यासी धरती कहलाती है या प्यासी भूमि कहलाती है, क्योंकि पानी ठहरता नहीं, तुरंत पानी उड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। किसके द्वारा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। जब पश्चिमी विक्षोभ आती है तो उसी समय शीत वर्षा होती है उत्तरी मैदान में। ठीक है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो लघु उद्योग इकाइयों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यह सर्वाधिक योगदान होता है हवा प्रदूषण में, यानी वायु प्रदूषण में। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य केरल, इधर दिया औसतन। ठीक है। हरियाली योजना संबंधित है किस से? तो जल प्रबंधन से हरियाली योजना। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है वो कौन सा राज्य है? तो उत्तर पश्चिम के जितने राज्य हैं वहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। सबसे संपन्न राज्य ये पश्चिम बंगाल है आपका। किसके लिए संपन्न है? तो ये आपका पुनर्भरण योग्य भौम जल के लिए सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य है। पूर्वी हिमाचल की तुलना में ट्री लाइन्स का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है सबसे कम। क्या होता है? सबसे कम। यदि बात करें पूर्वी हिमालय की, तो पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है पश्चिमी हिमालय के सापेक्ष। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुष्कता दशा संदर्भित करता है किसको? तो निम्न आर्द्रता को। जो निम्न आर्द्रता होती है उसको दर्शाता कौन? शुष्कता दशा। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला राज्य कौन सा है? तो मानसीधराम, मेघालय। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तड़ित मेघ कहते हैं किसे? तो कपासी वर्षा को कहते हैं तड़ित मेघ। इसमें बिजली, गड़गड़ाहट, ये सब आवाज़ें सुनाई देती है।
लौटती मानसून में वर्षा होती है किस किस राज्य में? यह होता है आपका कोरोमंडल तट पर। किस तट पर होती है? तो कोरोमंडल के तट पर होती है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है, उसी समय यह प्रभावित करता है मानसून को। आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है? वन, जिसे कहते हैं फॉल्ट। ठीक है, देखिए, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, इसकी वजह से यह पुष्पित होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र कौन सा है? तो मालाबार का तट। मालाबार के तट में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले वन पाए जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है कौन सा है? तो मिजोरम राज्य है। सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट पे। सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत का वाला जहाँ सागौन का वन पाया जाता है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सागौन की बात करें तो यह मध्य प्रदेश राज्य में ही सागौन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा राज्य? तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वृक्षांदित क्षेत्र सर्वाधिक है कौन सा? तो आपका पूर्वी दक्कन। पूर्वी दक्कन का जो राज्य आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृक्षांदित क्षेत्र वाले राज्य हैं। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, वो कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एक ऐसा पेड़ है जो पहले ये वानिकी का लोकप्रिय माना जाता था, लेकिन अब प्रेजेंट में इसे वानिकी पारिस्थितिकी का आतंकवाद माना जाता है। वह कौन है? यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य बनाया गया है? तो 1/3। पृथ्वी पर 1/3 वन, यह राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार यह आंकड़ा निकाला गया है कि पृथ्वी पर 1/3 वन होना जरूरी है। राज्य समूह में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र का आच्छादित है वो कौन सा है? तो पहले में आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरे मणिपुर और तीसरे में नागालैंड, यानी 3 राज्य आच्छादित प्रदेश में आते हैं। आगे देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 21.71%, यानी 21.71% यह वनों का क्षेत्रफल भारत में कुल क्षेत्रफल है। नोट में क्या है? देखिए, नोट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए। कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल 2.91% और वृक्ष सहित वन पूछेगा तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितने हैं? 24.62%, यानी यह जो आपका है पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल का 24.62% इतने वन हैं। और यदि पूछे वृक्ष की बात करें तो वृक्ष आच्छादित में वह 2.91% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, वह कौन सा है? तो भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 12% है। कितने परसेंट है? 12% है। आगे बढ़ते हैं, वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन से आच्छादित है वो कौन सा है? तो आपका है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, सागौन तथा साल उत्पादन करता है कौन? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, ये सबसे ज़्यादा सागौन और साल की जो लकड़ियाँ होती है उनको ये सबसे ज़्यादा ये उत्पादन करता है। भारत का बड़ा संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग आच्छादित है कौन सा है? तो मिजोरम। सबसे ज़्यादा मिजोरम राज्य है। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो गंगा डेल्टा में। जो गंगा का डेल्टा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं, वह राज्य जिसमें आच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है वह कौन सा राज्य है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे सबसे अधिकतम प्रतिशत मिलती है किसकी? भूमि की। और कितने परसेंट? 90%, यानी 90% इसमें मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है, तो सबसे कम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। अब आपकी अगली टॉपिक है आपकी प्राकृतिक आपदाएं। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक, आपका इसका सवाल नंबर पहला है कि प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़। अकाल और बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। यह
जिससे मनुष्य को, जीव जानवर को यह नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। अकाल और बाढ़। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूमि भूकंपी मेखला में नहीं आती है वो कौन से, तो कर्नाटक का पठारी आपका भूकंपी क्षेत्रफल में नहीं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, इसी के हिसाब से भूकंप ग्रहणशील किया जाता है। और यह आपका उपमहाद्वीपों में सबसे ज़्यादा आता है उत्तर पश्चिमी प्रदेश में। ठीक है। देखिए आगे देखते हैं कि भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4। कितने में? 4 में। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। कब तक? 50 वर्षों तक। ठीक है। यदि कोई भी विलुप्त प्राणी है, विलुप्त हो रहा है यानी 50 साल के अंदर में वो नहीं दिख रहा है, तो उसे हम विलुप्त मानेंगे। क्या मानेंगे? विलुप्त। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, तो बिहार। सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ आती है। वह कोसी नदी अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है उसी कारण। ठीक है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं में आने वाले राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आती है। ठीक है। आगे देखते हैं चट्टान। अगला टॉपिक आपका है चट्टान, रॉक, चट्टान, सैल एवं मृदा, रॉक एंड सॉइल। ठीक है। इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे चट्टान को कि चट्टान क्या है। चट्टान के अंदर आगे आपका सूची 1 में मिट्टी, दूसरी सूची में क्या राज्य है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, और मसूरी मिट्टी पाई जाती है आपका राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी होती है, तो गोल्डवाना, ये आपका जो नवीनतम ये चट्टान प्रणाली है। पुरातात्विक चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंडन खिसका है किसकी ओर, तो उत्तर की ओर खिसका है। यह भूतकाल की बात कर रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मृदा से संबंधित है क्या, तो इडेफिक जो आपका है ये मृदा से संबंधित है। बेसाल्ट लावा के उपज के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है, तो रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी ये जो होती है ना, वे बेसाल्ट लावा से ये प्राप्त होती है रेगुर मिट्टी। शैलों तंत्रों में भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपका गोल्डवाना तंत्र। गोल्डवाना तंत्र एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शैल तंत्रों का और कोयला, यहाँ पे कोयला ज़्यादा पाया जाता है, तो गोल्डवाना तंत्र से। ठीक है। ये भारत में है। भारत में निम्न शैलों के तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो धारवाड़ तंत्र से। ध्यान दीजिएगा। यदि बात करें गोल्डवाना तंत्र से क्या मिलता है, तो सबसे ज़्यादा मिलता है कोयला। यदि मैं बात करूँ धारवाड़ से, तो धारवाड़ से मिलता है आपका लोहा। क्या मिलता है, लोहा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत हिम युग में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ है वह कौन सा है, तो प्लीस्टोसीन हिम युग में यह आपका हिमयुग ये प्रायद्वीपीय भारत में यह इसका युगल हिमानीकृत से हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विंध्यन शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो कौन से है, तो चूना पत्थर। ध्यान दीजिएगा। चूना पत्थर की यदि बात करें तो यह कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है विंध्यन शैलों से मिलता है। ठीक है। शैल का केंद्रिक तुल्यांकन रूप क्या होता है, तो शिष्ट होता है। क्या होता है, शिष्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो धारवाड़ का तंत्र। फिर आ गया धारवाड़। ध्यान दीजिएगा। यदि बात करें शैल की, किसकी, शैल तंत्र युक्त, खनिज युक्त शैल तंत्र युक्त, तो धारवाड़ तंत्र है। और धारवाड़ से मिलता है क्या, लौह अयस्क। दोनों का ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता क्या है। किसकी, धारवाड़ चट्टानों की। तो इसकी यह विशेषता है कि अत्यंत रूपांतरित होती है। क्या होती है, यह रूपांतरित होती है और खनिज पदार्थों से युक्त होती है। ठीक है। इसके ये आपकी विशेषता होती है। इसी के अंदर अत्यधिक रूपांतरित होती है और यह खनिज पदार्थों से युक्त होती है। आगे देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है ब्लैक मिट्टी यानी काली मिट्टी। ठीक है। देखिए काली मिट्टी को जाना जाता है किसके नाम से, तो रेगुर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर मिट्टी। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है, यानी रोक करके रखती है। वो कौन सी मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को सींचने के लिए इसको पानी की कम आवश्यकता होती है और यह नमी को बनाए रखती है काली मिट्टी। काली कपास मिट्टी जानी जाती है तो रेगुर के नाम से। किसके नाम से, रेगुर के नाम से। स्वतः कृषि मिट्टी का कार्य क्या होता है, तो ये कपास की काली मिट्टी यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। इसमें एक सूची है क्या, मिट्टी, दूसरे में क्या आपका राज्य है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो किस राज्य में पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश में।
और काली मिट्टी, अभी मैंने अभी बताया आपको कि काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी में सबसे अच्छी जो कृषि की खेती होती है वो होती है कपास की। किसकी होती है? कपास की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी यह पाई जाती है केरल और असम में। लाल मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है वो कौन सा राज्य है, क्षेत्र है? तो चंबल की जो घाटी है ना, यहाँ पे अत्यधिक मृदा अपरदन होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यानी मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा अच्छी उपज वाली मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे अत्यधिक पैदावार होती है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, कहने का मतलब जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो उसके द्वारा उनके द्वारा जो लाई जाती है मिट्टी ना, उसी मिट्टी को कहते हैं क्या? बांगर मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी क्या है? तो लेटराइट मिट्टी मिलती है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लवण एवं क्षारीय मिट्टी। तो लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? तो मालवा के पठार में पाई जाती है लावा मिट्टी, लाल मिट्टी या लावा मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी खारा क्षेत्र। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा? सबसे ज़्यादा गुजरात। सब यदि लवणी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा मिट्टी पाई जाती है गुजरात में। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोग में बनाया जाता है वो कौन सी है? तो क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी को ही हम कृषि के युग में प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिप्सम के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है पर्यावरणीय मृदा एवं अन्य तथ्य। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा होता है? तो जस्ता। जस्ता में सबसे अधिक सूक्ष्म तत्व की कमी होती है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ पे मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह कौन सा क्षेत्र है? तो शिवालिक की पहाड़ी के पास जो क्षेत्र होता है ना, उसी क्षेत्र में सबसे कम होती है मृदा अपरदन, ठीक है। और जब मृदा अपरदन कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ समस्याएं गंभीर होगी, क्योंकि मृदा अपरदन की मात्रा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। शिवालिक की जो पहाड़ी है उसकी जितने क्षेत्र इर्द गिर्द के जो क्षेत्र है ना, इन्हीं क्षेत्रों में सबसे कम होती है आपकी मृदा अपरदन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ह्यूमस का उदाहरण क्या होता है? ह्यूमस का उदाहरण होता है जैविक कोलाइड। क्या होते हैं? जैविक कोलाइड। अब आपका अगला टॉपिक है आपका सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। कौन कौन सी चाहिए? कौन कौन सी नदी घाटी की परियोजनाएं? बात करते हैं सवाल नंबर पहला। गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है कौन सी? तो प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है कहाँ पे? तो कर्नाटका में है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उकाई नहर परियोजना कहाँ है आपका? तो गुजरात में। गुजरात में उकाई नहर परियोजना है। नीरा नहर परियोजना कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में है। कौन सी है? नीरा। तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो ये आपकी झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सूची आ गई, सूची को देखते हैं। सूची एक में क्या है? परियोजना, और दूसरी सूची में आपका नदियाँ। उकाई परियोजना आपका एक किस नदी पे? तो ये उकाई परियोजना आपके ताप्ती नदी पे है। जय कावड़ी ये आपकी जो परियोजना है वह गोदावरी नदी पे है। खंड कवासला यह आपका मूथा नदी पे है। और मयूराक्षी आपकी जो परियोजना है ये मयूराक्षी नदी पे है। चेरुथाली बांध कहाँ स्थित है? तो पेरियार नदी पे स्थित है, ध्यान दीजिएगा, चेरुथालू। मलम पूजा की बात करें तो मलम पूजा बांध कहाँ है? आपके मलम पूजा नदी पर ही बनाया गया है। कुछ ऐसे बांध या परियोजनाएं हैं जो उन्हीं के ही नाम से बना हुआ है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं कोटेश्वर बांध कहाँ बनाया गया है? तो आपको भागीरथी नदी पे बनाया गया है। कौन सी नदी है? तो भागीरथी नदी पे बनाया गया है। कौन सा बांध? उसका नाम है कोटेश्वर बांध। दोस्तों यदि आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वह राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना चल रही है वो कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश में सुइल परियोजना चल रही है। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पे बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? तो राजघाट बांध है, बेतवा नदी बनाया गया है। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी है? तो एडन्स नहर। एडन जो नहर है हमारी ये निकली है दामोदर नदी से। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया वो कौन सा है? तो भागीरथी नदी। भागीरथी नदी यह उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण करती है, इसी नदी पे हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जो सरदार सरोवर जो योजना है इससे कितने राज्य को लाभ होता है? देखिए पहला आपका राज्य गुजरात हो गया, इसको लाभ होता है, फिर महाराष्ट्र को लाभ होता है, फिर मध्य प्रदेश को, इसके बाद राजस्थान को, यानी 4 राज्य को लाभ होता है सरदार सरोवर परियोजना से, ठीक है, योजना से। नागार्जुन सागर जो परियोजना है जिस नदी पर बनाया गया वो नदी कौन सी है?
तो नागा की हम बात करते हैं तो नागा अर्जुन सागर है, यह बनाया गया है कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। भारत का वो राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना है वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश है। मीठे पानी की कलसर परियोजना कहाँ बनाई गई? तो गुजरात में है। वो नदी घाटी परियोजनाओं जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है वो कौन सी है? तो चंबल घाटी की परियोजना। यह एक ऐसी घाटी है चंबल घाटी परियोजना जिसमें नदी घाटी परियोजना तो बनाया गया है लेकिन इसके एक से अधिक राज्यों को लाभ होता है इस योजना से, इस घाटी से। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एवं अन्य मध्य प्रदेश राज्यों में राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है, वह बेतवा नदी से। वो किस नदी पे? बेतवा नदी पे है राजघाट परियोजना। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वो कौन सा राज्य है? कहने का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से खेती होती है वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी में। ठीक है। रणजीत सागर बांध कहाँ बनाया गया? तो रावी नदी पे बनाया गया है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो झेलम नदी से। किससे? झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? तो दीनसा जे दस्तूर जे दस्तूर ने भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। आगे देखते हैं। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटका का संयुक्त कार्य करता है वो कौन सा है? तो तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा एक ऐसी परियोजना है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका इन तीनों को लाभान्वित करती है ये परियोजना। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आपका हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर। गत 25 वर्ष में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है तो सरयू पार मैदान में। इसमें सरयू पार का जो मैदान है वहाँ पर 25 वर्ष में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से खेती की शानदार विकास हुआ है। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है कहाँ से? सतलज नदी से। ये राजस्थान में जो सतलज नदी है उसी से निकली है इंदिरा नहर। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है रोंगटांग। ठीक है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? तो बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें ये परियोजना है, यह बेतवा नदी पे बनाया गया है। ठीक, आगे ये बांध है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना है तो 20 जून 2015 को एक समझौते पर साइन किया था, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 20 जून 2015 को अपने आप समझ करके एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था किसाऊ बांध परियोजना। नाम क्या था उसका? किसाऊ बांध परियोजना। इसी परियोजना पे यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्य मिल करके साइन किए हैं कि भैया कि हम किसाऊ बांध परियोजना से आप भी इसका लाभ उठाओ और हम भी अपना इसका लाभ उठाएं। ठीक है, ये दोनों राज्य अपना समझौता किए और साइन किए। कब किए थे? तो 20 जून 2015 किए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका चिनाब नदी पे है। किस पे है? चिनाब पे है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नाम क्या है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना। मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है केरल में। केरल की फेमस सिंचाई परियोजना मंगलम है, यह आपकी सिंचाई परियोजना है। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। यह आपका जो है ये व्यास नदी पे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेतु समुद्र परियोजना जोड़ती है किस किस को? तो मनाली खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है सेतु समुद्र परियोजना। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली और पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। कहने का मतलब जो फरक्का बांध जो बना हुआ है बैराज ना, ये हुगली पर बना हुआ है। ये जल प्रवाह को कुछ अधिक दिनों तक रोकने के लिए इसे बनाया गया है फरक्का बांध को। आगे देखते हैं। बंकीगम्स नहर का निर्माण का मुख्य कार्य क्या है? तो सिंचाई तथा नौकागमन के लिए इस बांध को बनाया गया है जिसका नाम क्या है? बंकीगम। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है कि प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। जैसे जो बड़े बड़े बांध बन गए हैं तो ये प्राकृतिक असंतुलन का कारण होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। ये सबसे बड़ी सिंचाई का साधन है इसी नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना से। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की जल का स्रोत कहाँ है? तो ये सतलज और ब्यास, ये दो नदियाँ हैं। इन्हीं से इंदिरा गांधी नहर के जो जल होते हैं ये जो आते हैं जल उसमें, तो इन्हीं दो नदियों के स्रोत से उसमें इंदिरा गांधी नहर में जल आते हैं। नदी कौन कौन सी है? तो सतलज और ब्यास नदी है। आगे देखते हैं। रुद्रसागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2022 में दी गई थी, वह किससे संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। जवाहर
सागर बांध कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। जवाहर। फिर एक सूची, हम सूची को मिलाएंगे, सूची में क्या क्या उसको देखेंगे। सूची 1 में क्या योजना है और सूची 2 में क्या क्या संबंधित राज्य हैं। तो मेट्रो बांध कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है मेट्रो बांध। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में है। रियंद बांध परियोजना की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और कृष्ण राज बांध की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। अब हम बात करेंगे खनिज संसाधन की। किसकी बात करेंगे? खनिज संसाधन की। हम बात करते हैं लौ एस की। देखिए लौ एस में कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो अभ्रक। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जो कोडरमा है ना, कोडरमा कोडरमा में सबसे ज़्यादा मिलता है क्या? अभ्रक मिलता है। अब फिर एक सूची आ गई। सूची 1 में क्या है? खदान है। और नंबर 2 सूची में क्या है? राज्य है। दंतेवाड़ा की जो खदान है वो किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है दंतेवाड़ा की खदान। नोआमुंडी की बात करें तो नोआमुंडी जो खदान है किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है आपका नोआमुंडी की खदान। सुंदर खदान ये आपका किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में सुंदर खदान है। और बैलाडीला की बात करें तो बैलाडीला का जो खदान है आपका वो छत्तीसगढ़ के राज्य में है। ठीक है। आगे देखते हैं फिर एक और सूची, उसको देखेंगे। सूची 1 में क्या है? खनिज है। और नंबर दूसरे में क्या आपका? खान है। तांबा की जो खनिज है वो किस खान से है? किस खान में मिलती है? तो ये मिलती है तलोजा और तरे गाँव में की खान में मिलती है। लो एस की जो खनिज है वो क्या, यह कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका बैलाडीला में। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज जो खनिज है यह कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बालाघाट में। अभ्रक सबसे, ये अभ्रक की बात करें तो ये मिलता है आपका लेन्नौर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2 राज्य भारत में लौ एस के लिए प्रयुक्त उत्पादन करते हैं। कौन से राज्य हैं? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य आपके हैं सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में लौ एस का उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, उद्योग के कारण इस, मतलब एल्यूमिनियम के लिए फेमस है कोरबा का महत्व है छत्तीसगढ़ में। लौह क्षेत्र कौन सा है? तो आपका कुद्रेमुख, जो कुद्रेमुख है सबसे ज़्यादा लौह क्षेत्र यहीं से मिलता है, प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। राउरकेला इस्पात की हम बात करेंगे तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह एस की आपूर्ति होती है कहाँ से? ये होती है क्योंझर से। कहाँ से? क्योंझर से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है किससे? तो लौह अयस्क की खान से। यह भी आपका खोज से संबंधित रहा है, लौह अयस्क की खोज से। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादन केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है कौन? तो भद्रावती। सबसे दूर आपका पड़ेगा आपका लौह एवं इस्पात के उत्पादन केंद्रों से भद्रावती, काफ़ी दूरी। जो भद्रावती का क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, लौह इस्पात के क्षेत्र से काफ़ी दूर है। ठीक है। उसका नाम क्या है? भद्रावती। अब हम बात करते हैं कापर की, तांबा। देखिए राजस्थान का लगभग एकाधिकार है काम जस्ता में, एकाधिकार है जस्ता में। वह राज्य जहाँ तांबा का सबसे अधिक भंडार होता है वो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। सबसे ज़्यादा तांबा राजस्थान से प्राप्त होता है। बात करते हैं बॉक्साइट की। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादन राज्य हैं कौन कौन से? उड़ीसा और गुजरात। यह 2 राज्य भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट को उत्पन्न करते हैं, यानी उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं। कोयला की हम बात करते हैं। भारत की कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम में बताइए। क्या क्या क्रम है? सबसे पहले आप देखते हैं रानीगंज है, फिर बोकारो है, फिर बिश्रामपुर, फिर आदिलाबाद। यह 4 क्षेत्र हैं जो पूर्व से पश्चिम क्रम है। यह भारत के कोयला यहीं से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। पहला कौन सा है? रानीगंज, दूसरा बोकारो, तीसरा बिश्रामपुर, चौथा आदिलाबाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो नैवेली जो आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिग्नाइट कोयला मिलता है। फिर एक सूची आ गई। सूची 1 में क्या है? कोयला क्षेत्र। नंबर 2 में है आपका अवस्थिति, यानी हम बात करते हैं माकुम की। तो माकुम जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो असम के राज्य में स्थित है। नामचिका की बात करें तो नामचिका कोयला क्षेत्र कहाँ है आपका? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गिरहिट की बात करें तो गिरिडीह में आपका यह जो कोयला की खान है, क्षेत्र है, ये झारखंड राज्य में है। सुहागपुर, तो सुहागपुर आपका मध्य प्रदेश में है। ये कोयले की खान है सुहागपुर। आगे देखते हैं। फिर एक सूची है, सूची को देखेंगे। सूची 1 में कोयला खदान है। नंबर 2 में क्या? भारत के राज्य हैं। तो झिलमिल की बात करें तो झिलमिल जो कोयले की खान है वो कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है, ध्यान दीजिएगा। कर्णपुरा की बात करें तो कर्णपुरा कोयले की खान ये झारखंड राज्य में है। रामपुर हिमगिरी की बात करें तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है।
सुहागपुर की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। ये सब कोयले की खान है, ठीक है। फिर एक सूची को फिर देखेंगे। पहली सूची में कोयला का क्षेत्र है और दूसरे में क्या कोयला मतलब राज्य है। तो रणजीत घाटी कोयला क्षेत्र है, ये किस राज्य में है? ये सिक्किम के राज्य में है। तंदूर की बात करें तो तंदूर जो आपका कोयला क्षेत्र है ये तेलंगाना राज्य में है। बरोरा की बात करें तो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ललमटिया की बात करें तो ललमटिया झारखंड में है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक और सूची मिल गई, सूची को देखते हैं। इसमें दिया कि सही सुमेर कीजिए। तो गुरु गुरु महिसानी, तो एक है आपके लौ एस का है। और इधर देखिए तलचर क्या है, तलचर कोयला, ये आपका कोयला है। जादू गुड़ा या क्या आपका यूरेनियम है। और जावर क्या आपका जस्ता है। ये सही मिलान है। कोयला में देखिए आगे आगे देखते हैं। भारत में कोयला 2008 और 9 के दो सबसे बड़े उत्पादन राज्य कौन से हैं? यानी 2008 में और 9 में इन दोनों की बात करता है कि सबसे उस समय सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन करता था, कौन सा राज्य करता था? तो छत्तीसगढ़ करता था और उड़ीसा करता था। यह दो राज्य थे उस समय। 8 और 9 की बात कर रहा है। अब देखते हैं आगे। बिशमपुरा, देखो बिसरामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। अभी हमने इसके पीछे बात किया था। तो बिसरामपुर सबसे ज़्यादा कोयले के खनन के लिए फेमस है। ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है कहाँ पे? तो उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग कितना? तो 60%। देखिए सबसे ज़्यादा कोयला छोटा नागपुर से निकलता है। कितना परसेंट? 60% कोयला ये अकेले इतना देता है छोटा नागपुर। वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला की विशालतम भंडार है। यानी सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला जो होता है ना, ये कहाँ से मिलता है, किस राज्य से? तो मिलता है तमिलनाडु राज्य से सबसे ज़्यादा है लिग्नाइट कोयला। भारत में टीन का अभ्रक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में आपका टीन का अग्रणी राज्य माना गया है। टीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? ये ऊर्जा उत्पादन, ये आपका ऊर्जा उत्पादन करता है कोयला। नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है। ये क्षेत्र में आपके स्थित है, जो आपका है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। सबसे ज़्यादा कोयला छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है। आगे देखते हैं। झरिया कोयले क्षेत्र का अवस्थित राज्य कौन सा है? झारखंड है, ठीक। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। लिग्नाइट, अभी मैंने इसको ऊपर बात किया था। लिग्नाइट के बाद सबसे ज़्यादा लिग्नाइट जो उत्पादन करता है राज्य वो तमिलनाडु है। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 2 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ से उत्पन्न करते हैं। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो गोंडवाना का तंत्र, यह आपका सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत है। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला अस्त्र पाया जाता है कहाँ पे? तो झरिया कोयला क्षेत्र में। झरिया जो है ना, वही झरिया वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मोटा कोयला का अस्त्र पाया जाता है, यानी परत पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए फिर सूची को देखते हैं। पहली सूची में आपका कोयला का क्षेत्र, दूसरी सूची में आपका कोयला का राज्य स्थिति, मतलब कहाँ स्थित है? तालचेर कोयला का जो क्षेत्र आपका महानदी घाटी में स्थित है, इस तरफ है। कर्णपुरा की बात करें तो कर्णपुरा कोयला का क्षेत्र आपका दामोदर घाटी में स्थित है। सिंगरौली यह सोन की घाटी में स्थित है। और सिंगरेनी गोदावरी घाटी के तट पर स्थित है। अब हम बात करते हैं माइका, जैसे कहते हैं अभ्रक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का प्रयोग यानी उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का, यानी देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा यदि भारत किसी भी अगर मतलब अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है भारत, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है भारत। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा अभ्रक मिलता है? ये मिलता है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? हजारीबाग, गया और मुंगेर, ये 3 राज्य हैं। यहाँ पे भी आपको अभ्रक मिलता है, यानी यहाँ पे उत्पाद होता है। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादन करता है कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य जो अभ्रक यानी कच्चे अभ्रक को भी यह उत्पादन करता है। अब हम बात करते हैं सीसा की। सीसा और जस्ता, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन करता है कौन? तो राजस्थान। सीसा और जस्ता सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है राजस्थान। फिर एक सूची देखते हैं। यहाँ आपका एक अन्य खनिज है,
पहली सूची में खदान, दूसरे में आपका खनिज है। तो खेतड़ी की जो खदान है, खेतड़ी की, ये तांबा के खनिज में है, ठीक है। गिरहिट की बात करते हैं, गिरडीह गिरडीह आपको कोयला के लिए है, और सुंदरगढ़ आपका है लो एस के लिए, और कोरापुट आपका बॉक्साइट के लिए। आगे देखते हैं, एक आध्यात्मिक खनिज नहीं है, कौन सा? एपेटाइट। एपेटाइट एक आध्यात्मिक खनिज नहीं है। भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी है। कौन है? एमपी। ध्यान दीजिएगा। फिर सूची आगे, हम सूची को देखते हैं। सूची पहली में आपकी खनिज अन्वेषण अधिकरण, दूसरे के मुख्यालय। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय दिल्ली, नई दिल्ली में है। ध्यान दीजिएगा। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, या भुवनेश्वर में है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक सूची को देखते हैं। सूची एक में क्या है? खनिज है। और नंबर 2 सूची दूसरे में क्या है? उद्योग, जिनमें बड़े पैमाने पर उद्योग किया जाता है। दूसरे में चूना पत्थर का उपयोग इस सीमेंट के लिए किया जाता है। कॉपर जो तांबा है, इसका उपयोग बिजली का सामान बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट जो खनिज है, इसका उपयोग यह किया जाता है हवाई जहाज़ का निर्माण करने के लिए, हम बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। मैंगनीज का प्रयोग करते हैं इस्पात बनाने के लिए। आगे देखते हैं, भारत का वह राज्य जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, वह कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन है? तो कोयला होता है। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है कहाँ पे? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगुड़ा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ का तंत्र। धारवाड़ का तंत्र सबसे ज़्यादा युक्त तंत्र शैल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, यदि हम बात करते हैं वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत का आत्मनिर्भर है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए भारत आत्मनिर्भर है। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, तो उड़ीसा राज्य है। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, तो थोरियम की आपूर्ति में, मतलब थोरियम भारत खुद अपने आप निर्माण कर लेता है। भारत में मैंगनीज मोनोजाइट पाया जाता है किस राज्य में? तो केरल में। मोनोजाइट मिलता है केरल में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो कौन सा? आंध्र प्रदेश है। आपका वह राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार में के नाम से जाना जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार सबसे ज़्यादा खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में जिप्सम प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक सूची है, सूची को देखते हैं। सूची में क्या है? पहली सूची में आपका खनिज है, और दूसरी सूची में क्या है? उत्पादन क्षेत्र है। तांबा की बात करें तो तांबा का उत्पादन क्षेत्र है मोसवानी। लो एस की बात करें, इसका बादाम पहाड़। मैंगनीज का उत्पादन जो खनिज है, इसका उत्पादन आज कौन सा क्षेत्र है? तो छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वहीं पे मैंगनीज का खनिज उगाया जाता है, मतलब मिलता है। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक सबसे ज़्यादा मिलता है आपका हजारीबाग के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं आपका ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस, ये आपका नया टॉपिक है, ठीक है। देखिए, इसमें पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा क्या होती है। वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध होता है, वो कौन सा है? तो कुंडलन कुलम, ठीक है। कुंडल कुलम, यह आपका सबसे ज़्यादा, ये परमाणु स्टेशन है, ये शक्ति परमाणु स्टेशन है, इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, कुंडनकुलम ये आणविक शक्ति परियोजना स्थित है किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में, क्योंकि इसकी जो भाषा है ना, खुद बता रहे कि हम तमिल भाषा हैं, तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा। कलपक्कम की बात करें तो कलपक्कम प्रसिद्ध ये आपका परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए, किसके लिए? परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। ये सब उधरी की सिस्टम है। भारत की कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना है? तो 3.3% है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा होता है? तो थोरियम। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। ये एक नाभिकीय ईंधन होता है थोरियम, ठीक है। फिर एक सूची को हम देखते हैं। सूची में क्या है? पहले आपकी परमाणु शक्ति केंद्र, दूसरे में राज्य है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कलपक्कम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नरौरा की, तो नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में है, तो छोटी, ठीक है। अब काकरापारा की हम बात करते हैं, तो ये गुजरात में है काकरापारा। त्रांबे ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर सूची आ गई, सूची को हम देखेंगे। और सूची एक में स्थान है, दूसरी सूची में क्या आपका कार्य है, ठीक है। देखिए,
काकरापारा की बात करें तो काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और पोखरण की बात करते हैं, पोखरण का परमाणु बम विस्फोटक स्थल है। और थुम्बा आपका रॉकेट मोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा की हम बात करें तो ये आपका उपग्रह मोचन स्टेशन है। क्या है? उपग्रह मोचन स्टेशन है। भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना की गई थी तारापुर में, जो कहाँ महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग लगभग कितना है? तो 2% है। कितना परसेंट? 2% है। अब हम देखते हैं पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा। देखिए, शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है, तो जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए यह प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, वो स्थित है कहाँ पे? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की, तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा आपका तमिलनाडु राज्य में है। और यह कहता है कि यह 150 मेगावाट की यह शक्ति को, यानी मतलब ये ऊर्जा को यह बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो आपको रोज़ प्रतिदिन मिलेगी।